नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया के डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में, जिसको लेकर के अमेरिका के एक बड़ी मीडिया आउटलेट ने एक खबर छापी है और इस खबर के अकॉर्डिंग इस मीडिया आउटलेट ने इस बात को एडमिट किया है कि S-400 के अंदर काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं। काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है, स्पेशली F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को। और यहाँ पर ये खबर आने के बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रशिया तो ये बहुत लंबे समय से क्लेम करता था कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, बट अमेरिका जो कि F-35 के सेल को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। अमेरिकन कंपनीज बहुत सारे दुनिया के देशों को ये एयरक्राफ्ट सेल कर रही हैं, जैसे कि नेटो की जितनी कंट्रीज हैं वो F-35 बाय कर रही हैं। इंडिया को भी एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया था। तो अमेरिका की जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो या तो इसको अपने बेड़े में शामिल कर चुकी हैं या फिर कई सारी कंट्रीज इसको अपने बेड़े में शामिल करने जा रही हैं। तो इसकी सेल कहीं हैम्पर ना हो, इसको लेकर के अमेरिका ने इस न्यूज़ को यानी कि इस कैपेबिलिटी को कभी भी एडमिट नहीं किया। और फाइनली यहाँ पर अमेरिकन एक न्यूज़ मीडिया आउटलेट ने इस बात को कंफर्म किया है कि यस, इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे देश इस समय लाइन में लग करके S-400 परचेज कर रहे हैं, स्पेशली वो कंट्री जिन्होंने इसकी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी समय पहले रियलाइज कर लिया है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इवन यूएस के कुछ अलाइज जैसे कि टर्की जो कि एक नेटो कंट्री भी है, उसने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ समय पहले अपने बेड़े में शामिल किया है। हालांकि इसके अपने बेड़े में शामिल करने की वजह से अमेरिका ने टर्की के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। उसको अपने F-35 प्रोग्राम से भी अमेरिका ने बाहर कर दिया था, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर यह कहना था कि जहाँ पर S-400 है वहाँ पर वो F-35 को कभी भी प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि S-400 की थ्रू जो F-35 की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होनी थी उसका कहीं ना कहीं रशिया यूटिलाइजेशन कर सकता था। हालांकि टर्की ने इन सभी प्रतिबंधों की परवाह ना करते हुए और अपने और यूएस के जो रिश्ते थे उनको ताक पर रखते हुए भी इस S-400 को अपने यहाँ पर प्रोक्योर कर लिया। हालांकि भारत के ऊपर भी यूएस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, बट भारत ने अपने हितों को यहाँ पर ऊपर रखा और यूएस को साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में S-400 का जो उसको परचेज करने का डिसीजन उसको अल्टर नहीं करेगा। हालांकि बाद में अमेरिका को इंडिया के सामने झुकना पड़ा, बट उसने टर्की के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए, बट टर्की भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अमेरिका के सामने झुका नहीं। उसने अपने आप को F-35 प्रोग्राम से अलग कर लिया, बट उसने S-400 को यहाँ पर परचेज कर लिया। सो S-400 को परचेज करने के पीछे एक तरह का ये सोच भी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अभी बाय नहीं कर सकती, या उनका जो ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है वो अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर सकें, वो कंट्रीज भी एक काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए S-400 को यहां पर परचेज कर रहे हैं। कई सारी कंट्री जो कि S-400 को परचेज नहीं कर पा रहे हैं वो उसके प्रेडेसर यानी कि S-300 को भी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि S-300 भी कहीं ना कहीं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कुछ हद तक ट्रैक कर सकता है। और शायद इसीलिए भारत ने भी S-400 यहां पर परचेज किया होगा, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी J-20 है जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ऐसा चाइनीज मानते हैं। और यहां पर भारत अब इस चीज को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है वो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि हम अपने बेड़े में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल कर सकें। तो अपने नॉर्दर्न रीजन को, स्पेशली जो हमारा पीओके का एरिया है और जो लद्दाख का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए भारत ने यहाँ पर S-400 की एक बैटरी जो कि आदमपुर एयरफोर्स बेस पर डिप्लॉय की है, उसके थ्रू भारत के जो नॉर्दर्न एयर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। तो भारत यहाँ पर कुछ हद तक ये जरूर मानता है कि अगर उसके एडवर्सरीज यानी कि उसके जो एनिमीज हैं, अगर उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है तो उसकी एक काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी भारत ने भी यहां पर डेवलप कर ली है। अब बात कर लेते हैं S-400 के बारे में। S-400 जिसको S-400 प्राइम बोला जाता है और नेटो कंट्रीज इसको SA-21 ग्रोलर के नाम से जानती हैं। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कई तरह के एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये एक साथ 30 से ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है और 400 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी छोटे से छोटे, चाहे वो UAV हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी को ईजिली टारगेट कर सकता है। इसके अंदर लगा हुआ एक 3 लेयर का रेडार जो कि कह सकते हैं कि 3 एरे रेडार है, वो इसकी कैपेबिलिटीज को एक अनफॉर्मेडेबल लेवल तक लेके जाता है, जिसकी वजह से ये इस समय दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है।
ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने प्रीडेसर यानी कि S-300 का ही एक एडवांस वर्जन है, जहां पर रेडार सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है, यहां पर मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है, मिसाइल टाइप्स भी यहां पर डिफरेंट यूज की गई हैं और यहां पर सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह के डिफरेंट टारगेट्स को, कई तरह के डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे जो टारगेट्स हैं उनको, और कई तरह की ऐसे टारगेट्स को जो कि आम एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता, उनको भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमूमन आम एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक रेडार होता है, यहां क्योंकि 3 रेडार हैं तो इन 3 रेडार्स की वजह से कोई भी छोटे से छोटा, अगर कोई एक रेडार से यानी कि एक मेन सर्चर रेडार से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बच भी जाता है तो जो बाकी 2 रेडार्स हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन मेन रेडार को दे करके उस सिस्टम को ट्रैक करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहां पर कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जितने भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट भी हैं वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम से बच नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम की काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बारे में। S-400 की काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज मेनली इस एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार, जिसका नाम है नीबो एम रेडार, उसकी वजह से है। नीबो एम रेडार में 3 डिस्टिंक्ट एरेज हैं जो कि 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट होते हैं, जहां L, S और X ये 3 बैंड पर यह सिस्टम ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी अगर इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि इस रेडार सिस्टम की तरफ अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वहां पर वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ये डिटेक्ट कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है डिटेक्ट, ना कि ट्रैक। ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक भी कर सकता है। हालांकि यहां पर जो एडमिटेड क्वालिटी है, यानी कि जो यूएस ने एडमिट किया है, वो यहां पर ये चीज की है कि हाँ, ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी को डिटेक्ट जरूर कर सकता है, क्योंकि ट्रैकिंग करना और डिटेक्टिंग करने में बहुत ज्यादा फर्क है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी चीज को जब ट्रैक करता है तो उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, जबकि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनका आरसीएस यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सुकोई 30, तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन है 4 से लेकर के 20 मीटर का। वहीं पर F-117 जो कि पहला स्टेल्थ फाइटर माना जाता है दुनिया का, जो कि आज से लगभग 50 साल पहले जिसका इन्वेंशन अमेरिका ने किया था, जिसको ब्लैक हॉक के नाम से भी जाना जाता है, और अभी वो अमेरिकन एयरफोर्स से रिटायर किया जा चुका है। इसका क्रॉस सेक्शन भी 0.030 था, यानी कि 0.030 स्क्वायर मीटर। और अब जो F-35 अमेरिका ने बनाया है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.0015, और जो F-22 है उसका तो इससे भी कम है, उसका है 0.0001 से लेकर के 0.002 स्क्वायर मीटर, यानी कि बहुत छोटा सा पॉइंट आपको रडार के ऊपर नजर आएगा। तो कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पूरी तरह किसी भी रडार से इम्यून नहीं होता। कोई पावरफुल रडार हर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। उसकी रडार के क्रॉस सेक्शन कुछ हालांकि मिनिमाइज जरूर होती है, बट वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। पूरी तरह यहां पर रडार क्रॉस सेक्शन 0 नहीं हो सकता। तो जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो कुछ ना कुछ रडार क्रॉस सेक्शन जरूर छोड़ते हैं। हालांकि उसको मिनिमाइज यहां पर किया जा रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी से उसको रिड्यूस किया जा रहा है, बट इसके अगेंस्ट काउंटर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो भी यहां लगातार बढ़ाई जा रही है। स्पेशली जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी एरेज हैं उनका इस्तेमाल करके इन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको यहां पर ट्रैक किया जा रहा है। जैसे कि इस S-400 के अंदर भी जो रशिया का गामा S सिस्टम है उसको यहां यूज किया गया है, और जो रशिया के लो फ्रीक्वेंसी एरेज हैं उनको यहां यूज किया गया, जिसकी वजह से यहां पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक किया जा सकता है। अब अगर यहां पर डिस्टेंस वाइज भी बात की जाए तो ये एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली जो नीबो एम रेडार है उसकी कैपेबिलिटी लो फ्रीक्वेंसी एरेज के साथ किसी भी F-117 नाइट हॉक, जो कि मैंने बताया कि पहला अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको लगभग 320 किलोमीटर के डिस्टेंस से ट्रैक कर सकता है। इवन अगर जैमिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं और रेडार की जो वेव्स हैं उनको किसी तरह ऑब्स्ट्रैक्ट किया गया है किसी सिस्टम से, तो उस कंडीशन में भी 72 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये F-117 को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा अगर F-35 की बात की जाए तो यहां पर 20 माइल्स के डिस्टेंस से ये सिस्टम F-22 को भी डिटेक्ट कर सकता है। और हालांकि 20 माइल्स किसी एयरक्राफ्ट के लिए बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, बट यहां पर इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस डिस्टेंस को कवर करते वक्त एयरक्राफ्ट को बहुत छोटा टाइम लगता है, बट फिर भी यहां पर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है जहां पर ये रेडार कुछ काउंटर मेजर्स यहां पर इनिशिएट कर सकता है।
सो इस तरह से ये लो फ्रीक्वेंसीज एरे इस एयर डिफेंस सिस्टम को अनमैचेबल काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। इवन यहाँ पर जो टर्की एयरफोर्स है उसने अपने यहाँ पर जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये एयर डिफेंस सिस्टम इवन F-22 को भी डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसको यही माना है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम F-35 को ही डिटेक्ट कर पाता है, बट यहाँ पर टर्की का कहना ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं F-22 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि F-35 से 15 गुना छोटा आरसीएस यहाँ क्रिएट करता है। सो इस तरह से ये एयर डिफेंस सिस्टम इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लीथल है, बहुत ज़्यादा ये उन एयरक्राफ्ट से जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ इस समय एक्वायर करते हैं उनसे यहाँ पर कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उन एयरफोर्सेस जो कि अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को परचेज नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं अपनी काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इस तरह के सिस्टम को परचेज कर सकती हैं। भारत ने इसको ऑलरेडी परचेज कर लिया है और आने वाले दिनों में भारत भी अपने लेवल पर S-400 के कुछ सिस्टम्स को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। इसी तरह की टेक्नोलॉजी को भारत भी यहाँ पर आगे बढ़कर उसमें रिसर्च कर रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत भी इसी तरह का एक एयर डिफेंस सिस्टम अपने इंडिजिनियस लेवल पर डेवलप कर लेगा। सो अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।